दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्रो पाठशाला में। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि इफ़को एजीटी द्वारा जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था 8 मई का, इसका रिजल्ट अनाउंसमेंट कर दिया गया है। यानी कि इफ़को प्री का रिजल्ट आ गया है। अब रिजल्ट आप कहाँ देखेंगे, इसके वेबसाइट पे नहीं देखने को मिलता है। सिर्फ ये बताया जाता है इनके वेबसाइट पे कि रिजल्ट अनाउंसमेंट हो चुका है। अगर आपको रिजल्ट देखना है तो आप अपना जीमेल के ईमेल को चेक कीजिए। वहाँ पर अगर आपको मैसेज आया होगा फाइनल एग्ज़ाम के लिए, यानी कि मेन्स एग्ज़ाम के लिए जो 11 जून को होने वाला है, देन आप समझिएगा कि आपका रिजल्ट हो चुका है। अगर मैसेज नहीं आया होगा तो आप समझिएगा कि आपका रिजल्ट नहीं हुआ है। कहीं इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपना ईमेल चेकिए। हाँ, ईमेल में एक मतलब स्पैम जो मैसेज होता है उसमें भी आप जाके चेक करते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका मैसेज वहाँ भी आया होगा या नहीं आया है। अगर आया है देन आप समझिएगा सिलेक्टेड है, नहीं आया होगा देन आप ये समझिएगा कि आप नहीं सिलेक्टेड है इफ़को एजीटी के लिए। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझेंगे कि जो रिजल्ट बना है वो किस बेसिस पे बना है, और उसके साथ साथ हम जो मेंस एग्ज़ाम का टारगेट करने वाले हैं वो क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए, और पिछले साल के जो भी एग्ज़ाम हुए वो कितने नंबर का हुआ, कौन कौन सा क्वेश्चन का हुआ, मतलब किसके टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछा गया है, इन सारी मतलब डिटेल्स हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जैसे ही कोई भी एग्ज़ाम को आप टारगेट करते हैं तो उसके जो पिछले साल का जो एग्ज़ाम हुआ होता है, यानी कि जितने भी PYQ होता है उसको अगर आप देखते हैं तो आपको एक एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चलता है कि क्वेश्चन कहाँ से आता है, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन कौन सा सब्जेक्ट से आ रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम वहीं डिटेल्स में बात करने वाले हैं। देखिए, आपको भी पता है कि इफ़को एजीटी की अगर हम बात करें तो 2025 में जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम 8 तारीख को हुआ था, यानी कि 8 मई का, उसका रिजल्ट अनाउंसमेंट हो गया है। अनाउंसमेंट किस तरह हुआ है तो SMS के द्वारा हुआ है। आपका कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका रिजल्ट शो नहीं होगा। सिर्फ आप अपना ईमेल चेक कीजिएगा। अगर ईमेल आया होगा तो आपका एग्ज़ाम मतलब आप एग्ज़ाम में सेलेक्टेड है मेन्स एग्ज़ाम के लिए, नहीं आया होगा तो आप नहीं सेलेक्टेड है। और जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको बताया जाएगा कि आप फाइनल सेंटर के लिए जो एग्ज़ाम है एलिजिबल है, मतलब सेलेक्टेड है। और ये जो एग्ज़ाम होने वाला है 11 जून को एग्ज़ाम होने वाला है। यानी कि मोटा मोटी देखें तो 15-20 दिन का आपके पास समय बच जाता है मेंस एग्ज़ाम के लिए, तो ये मोर देन सफिशिएंट है। देखिए, पहले थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न हमारा किस तरह रहता है इफ़को एजीटी का। देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न का अगर हम बात करें तो प्री रहता है। प्री में आप कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देते हैं ओपन इन्वायरमेंट में। आप अपने घर से भी दे सकते हैं, आप कहीं कॉलेज में भी है तो आप वहाँ से दे सकते हैं। किसी का मदद भी नेट का हेल्प भी ले सकते हैं। इसमें बच्चे अक्सर लेते हैं। तो प्री एग्ज़ाम तो हुआ जो ओपन इन्वायरमेंट में हुआ, आप दिए। यहाँ पे 150 का क्वेश्चन होता है, 150 नंबर का होता है, जिसमें 100 नंबर एग्रीकल्चर और 50 नंबर जो होता है वो अदर पोर्शन से आता है, जैसे रीजनिंग से आ गया, जनरल एप्टीट्यूड से आ गया, करंट अफेयर से आ गया। तो ये प्री हुआ। उसके बाद हो जाता है जब आप प्री में सेलेक्ट हो जाते हैं, आपके पास ईमेल आ जाता है तो आप मेंस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और जब मेंस एग्ज़ाम के लिए जब आप सेलेक्टेड होते हैं तो ये जो एग्ज़ाम होता है ये अंडर द सेंटर होता है, यानी कि ये ओपन इन्वायरमेंट में नहीं होगा। एक सेंटर आपको अनाउंसमेंट किया जाएगा, एक सेंटर बताया जाएगा। जैसे जिस समय आप फॉर्म फिलअप किए होंगे उस समय आप सेंटर डाले होंगे, तो ये सेंटर बताता है कि मतलब सेंटर पर ही एग्ज़ाम करवाता है मेन्स एग्ज़ाम। जब मेन्स एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो इंटरव्यू होता है, उसके बाद मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो ये 3 प्रोसेस से होकर आप इफ़को एजीटी में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस रहा। अब देखिए, प्री एग्ज़ाम तो हो चुका, उसका रिजल्ट आ गया है। प्री का अगर हम बात करें तो इसका रिजल्ट आया हुआ है आज, यानी कि 22 मई का रिजल्ट आया है। 8 मई का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट आ गया है। आप अपना ईमेल चेक कर सकते हैं। इसमें हम देखे थे, मतलब इसमें जो क्वेश्चन आया था 100 नंबर एग्रीकल्चर से था, जो हमारा कोर पोर्शन होता है एग्रीकल्चर स्टूडेंट का। उसके साथ साथ 50 नंबर अदर पोर्शन से आया था, जिसमें हम जीके की बात करें, GS से बात करें, उसके साथ साथ रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इनसे सारे क्वेश्चन, मतलब 50 नंबर का ये क्वेश्चन आया हुआ था। टोटल मिलाकर 150 क्वेश्चन था, 150 नंबर का था और 45 मिनट समय दिया गया था। अब देखिए, मेंस एग्ज़ाम का जो भी स्ट्रेटजी रहना चाहिए वो उस पर हम बात कर लेते हैं। पहले थोड़ा हम मेंस एग्ज़ाम का पैटर्न देख लेते हैं कि मेंस एग्ज़ाम होता क्या है। देखिए, अक्सर मेंस एग्ज़ाम का अगर हम बात करें तो जो प्री का सिलेबस होता है वही मेंस का सिलेबस होता है। जो प्री का सिलेबस होता है वही मेंस का सिलेबस होता है। उस पर एग्रीकल्चर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। उसमें भी 100 नंबर का एग्रीकल्चर होता है, 50 नंबर का अदर पोर्शन होता है। बट पिछले साल यानी कि 2024 में 2024 में क्या हुआ था कि ये 100 नंबर का ही एग्ज़ाम लिया गया था। यानी कि 70 नंबर एग्रीकल्चर से लिया गया था, 30 नंबर से अदर पोर्शन। जहाँ अदर पोर्शन की अगर बात करें तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग और जो भी क्वांट से था वहाँ से लिया गया था। तो 150 में पिछले बार 100 नंबर से लिया गया था। इस बार भी कोई मतलब ये नहीं है कि 100 नंबर से ही लिया जाएगा, 150 भी से लिया जा सकता है, 100 नंबर से भी लिया जा सकता है। तो आप अपना तैयारी जो है आप इस तरह रखें कि 150 या 100 नंबर कितने नंबर का भी ले तो आपका तैयारी मतलब फुल होना चाहिए। प्रिपरेशन आपका ज़बरदस्त होना चाहिए ताकि कितने नंबर का भी एग्ज़ाम हो तो आप 4 के आएंगे। देखिए, अब पिछले साल के बेसिस पे अगर हम बात करें, मान लो कि एग्ज़ाम अगर 100 नंबर का ही लेता है, उस बेसिस पे अगर बात कर ले, या मान लें कि एग्ज़ाम 150 का लेता है, तो दोनों बेसिस के देखते हुए पहले हम पिछले साल के जो भी क्वेश्चन था
क्वेश्चन डेट मीन्स कि कौन कौन टॉपिक्स कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आया हुआ है एग्रीकल्चर में। सिर्फ एग्रीकल्चर के देखेंगे और उसके बाद हम मतलब दूसरे अदर पोर्शन के देखेंगे। देखिए पिछले साल जो सब्जेक्ट में से आया था, प्रीवियस एग्जाम जो क्वेश्चन आया था, इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। देखिए इकोनॉमिक्स जो होता है इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनाया जाता है। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से 8 क्वेश्चन पिछले साल आया था। उसके बाद एक्सटेंशन से 8 आया था, सॉइल साइंस से 8 नंबर का आया था। उसके बाद क्रॉप फिजियोलॉजी इंटोमोलॉजी से 4 नंबर आया था, पैथोलॉजी से 4 नंबर आया था, हॉर्टिकल्चर से 5 नंबर आया था, फार्म मैनेजमेंट से 2 नंबर का आया था। एग्रोनॉमी जो पोर्शन है इससे 10 नंबर का आया था। आपको भी पता है कि एग्रीकल्चर में जो एग्रोनॉमी है ये मेजर सब्जेक्ट में काउंट होते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एक्सटेंशन सॉइल साइंस और एग्रोनॉमी ये जो मेजर सब्जेक्ट है, बाकी सारे माइनर है। और माइनर में क्या इंटोमोलॉजी भी तो मेजर है जिससे 4 नंबर बन रहा है। उसके बाद पैथोलॉजी 4 नंबर बन रहा है और हॉर्टिकल्चर 5 नंबर बन रहा है। तो ये जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था उसका एक क्वेश्चन मतलब एग्जाम पैटर्न है जिसमें आपको हम बता दिए कि कौन कौन से टॉपिक्स मतलब कौन कौन सब्जेक्ट से कितना नंबर आया था। अब एक एक करके देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट से कौन कौन टॉपिक से आया था। देखिए अगर बात की सॉइल साइंस का, तो सॉइल साइंस में रोल ऑफ माइकोराइजा जो होता है उसके बारे में बताना है। एक्टिनोमाइसिस के बारे में बताना है। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट एग्जाम्पल क्या होता है, यानी कि न्यूट्रिएंट 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी, जिसमें NPK देखते हैं, सल्फर मैग्नीशियम और कैल्शियम देखते हैं। मतलब ये जो है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कहलाता है। तो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट के बारे में, उसके बाद डिकम्पोजिशन के बारे में कि डिकम्पोजिशन क्या होता है, नैनो यूरिया के बारे में, और उसके साथ साथ नैनो यूरिया किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। उसके साथ साथ एग्जांपल स्लो रिलीज नाइट्रोजन, जो स्लो रिलीज नाइट्रोजन है यानी कि बहुत स्लो से अपना रिलीज करता है नाइट्रोजन, उसके बारे में। इरोजन से भी क्वेश्चन आया था सॉइल साइंस पे। तो ये सॉइल साइंस का टॉपिक रहा जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आया है। तो आप देख लीजिएगा कि किस किस टॉपिक से आया है, फिर उस टॉपिक को ज़्यादा स्टडी करने की आवश्यकता है। उसके बाद अगर हम सॉइल साइंस, हाँ माइक्रो न्यूट्रिएंट भी सॉइल साइंस में है। देखिए एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स आप भी जानते हैं कि FKJT के लिए एक मेजर सब्जेक्ट के रोल में आ जाता है। इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो जो भी ई नाम होता है, इलेक्ट्रॉनिक जो ई नाम होता है, आपको ही पता है कि 14 अप्रैल 2016 में ये आया हुआ था, लॉन्च किया गया था। तो ई नाम के बारे में उसका बेनिफिट क्या है, क्यों मतलब लाने का क्या पर्पस है, जिसमें APMs वगैरह का ऐड करते हैं। तो ये सारे ई नाम के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद MSP क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों देते हैं, किसी भी क्रॉप को हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों देते हैं, किस बेसिस पे देते हैं, GDP क्या होता है, मतलब जो ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, व्हाट इज़ क्रेडिट सब्सिडी क्या होता है, इसके बारे में पूछा गया था, यहाँ से क्वेश्चन आया था। उसके साथ साथ हम बात करें तो इनपुट सब्सिडी के बारे में, रोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोऑपरेटिव, मतलब क्या रोल है कोऑपरेटिव का, ऑब्जेक्टिव क्या है, इनके बारे में आया था इकोनॉमिक्स से। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, अब देखिए इसका मतलब ये नहीं कि पिछले साल GDP से आया था तो इस बार भी आएगा, और ये भी नहीं है कि इस बार पिछले बार आया था तो इस बार नहीं आएगा। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। एक ओवरव्यू पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ से टॉपिक पूछा गया था। उस टॉपिक को आपके पास मतलब उस टॉपिक का प्रिपरेशन आपके पास होना चाहिए। उसके साथ साथ एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि जो पूछा गया वही पढ़ लेना है। इसमें ज़रूरी थोड़ी है कि जो पूछा गया इस बार अगले मतलब पिछले साल जो पूछा था इस साल भी पूछा जाएगा, वैसा नहीं होता। और ये भी नहीं होता है कि जो पूछा गया है नहीं पूछा जाएगा। तो आप सिर्फ इतना समझ जाइए कि इस सब्जेक्ट से आया, मतलब इस सब्जेक्ट से आया तो उसको पढ़ना आपके पास अनिवार्य हो जाता है और कंपल्सरी हो जाता है, जहाँ से आप मैंडेटरी है पढ़ना। देखिए अब दूसरा हम हॉर्टिकल्चर की बात करें, तीसरा सब्जेक्ट हॉर्टिकल्चर से आया था कि हॉर्टिकल्चर का जो ब्रांचिंग होता है वो मतलब पर्पस क्या है हॉर्टिकल्चर का, ब्रांचिंग है ब्रांचेस से जो डिहाइड्रेशन होता है वहाँ से मतलब वो क्या होता है, इससे टॉपिक से आया था। इथिलीन जो राइपनिंग हार्मोन होता है वो क्या रोल निभाती है फ्रूट में और क्या करती है, इनसे बारे में यानी कि PGR से आया हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें तो पोस्ट हार्वेस्ट से भी आया हुआ था। ब्लांचिंग की बात करें तो ये वेजिटेबल्स में होता है मेनली, तो इसको भी हम पोस्ट हार्वेस्ट में इंक्लूड करते हैं। तो हॉर्टिकल्चर का पोस्ट हार्वेस्ट वाला पोर्शन से क्वेश्चन बना हुआ था सारे मतलब पोस्ट हार्वेस्टिंग से, उसके साथ साथ PGR से भी कुछ पोर्शन देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें इंटोमोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी में, तो देखिए इंटोमोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी में क्वेश्चन आया था कि बायो एजेंट कैसे होता है, कैसे कंट्रोल करते हैं, मतलब जो भी बायो कंट्रोल होता है इंटोमोलॉजी का वो कैसे होता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का पर्पस क्या होता है, मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्यों यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ वायरल डिजीज़ होता है उसका सिम्टम क्या है। तो ये जो सारी टॉपिक हम बता रहे हैं, जितने भी टॉपिक बता रहे हैं ये सारे पूछे गए, मतलब पिछले साल जो आया हुआ था यहीं से आया हुआ था। तो इसको मतलब इसको मदद देखते हुए आप अपना तैयारी को और नेक्स्ट लेवल कीजिएगा। आप देखिए इंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी बता दिए, हम इसमें 3 टॉपिक को अभी डिस्क्राइब किए। तो ऐसा थोड़ी है कि 3 टॉपिक से आएगा। तो आप इंटोमोलॉजी पैथोलॉजी इतना लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और इंटोमोलॉजी
पैथोलॉजी के रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि आप इतना दिन से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो तैयारी होगा ही, सिर्फ रिवीजन करने का टाइम है। और उसके बाद मॉक लगाने का बारी है, हम आगे बात करेंगे इस पर। उसके बाद आइस फेमाइन जो आया था उसके बारे में। अब देखिए एग्रोनॉमी से मेजर सब्जेक्ट था, मतलब एग्रोनॉमी देखे तो 10 क्वेश्चन सिर्फ आया था एग्रोनॉमी से। आपको भी पता है कि एग्रीकल्चर में सबसे मेजर जो सब्जेक्ट का अगर हम बात करते हैं तो एग्रोनॉमी होता है। इसमें एग्रो फॉरेस्ट्री आ जाता है, उसके साथ साथ टीलेज क्या होता है आपको भी पता है कि फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सॉइल, सॉइल का जो भी फिजिकल मैनिपुलेशन होता है उसको टीलेज कहते हैं, टीलेज क्यों करते हैं। उसके साथ साथ व्हाट इज सीड ड्रिल, सीड ड्रिल क्या होता है, फार्म मैनेजमेंट, फार्म जब हम तैयार करते हैं तो मैनेजमेंट करते हैं, कौन कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, ये सारे एग्रोनॉमी में आ गया था। उसके बाद क्रॉप रोटेशन फॉर द पेस्ट मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं तो क्रॉप रोटेशन होता क्या है और क्या पर्पस है क्रॉप रोटेशन करने का, ये चीज़ें यहाँ से पूछी गई थी। उसके बाद अगर बात करें बोटनी एंड क्रॉप फिजियोलॉजी से, तो यहाँ से दो ही टॉपिक से क्वेश्चन मिला था। एक फोटो पीरियोडिज्म जिसमें हम डे लेंथ, शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट देखते हैं, तो फोटो पीरियोडिज्म से भी आया था। मैन्युअल पोलिनेशन यानी कि पोलिनेशन क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ पोलिनेशन जो प्रमोटिंग करता है सेल्फ पोलिनेट को, क्रॉस पोलिनेट को, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। देखिए अब जैसे हमने बताया कि मैनुअल पोलिनेशन से आया है, तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, पोलिनेशन से जितने क्वेश्चन बन पाते हैं वो सारे क्वेश्चन आपके पास बनने होना चाहिए। पोलिनेशन का जितना डिफिनेशन मतलब जितना टॉपिक है वो सारी चीज़ें आप देख लीजिए। इसमें सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, ओपन क्रॉस पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट करने वाले एजेंट, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो आप इसको मतलब स्किप नहीं कर पाएंगे, आपको ये क्वेश्चन आता होगा। उसके साथ साथ अदर बात करें, देखिए अदर में आ जाता है व्हाट इज मेरिकल्चर क्या होता है, उसके बाद लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये अदर पोर्शन का बात हुआ। अब देखिए ये तो रहा हमारा एग्रीकल्चर पोर्शन, जिसमें जीके जीएस का अगर बात करें तो 30 नंबर का आया था, तो उस हम अगले वीडियो में मतलब डिस्कशन कर लेंगे कि 30 नंबर में कौन कौन से टॉपिक्स आया था। बाकी जो प्रीलिम्स का, देखिए आप इतना जानिए कि जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम का मतलब सिलेबस था वही मेंस का सिलेबस है, दूसरा कोई सिलेबस नहीं है। उसी सिलेबस को टारगेट करते हुए अपना ध्यान देना है। बट थोड़ा सा ये डिफरेंट हो सकता है कि 100 नंबर मतलब 150 के नंबर पे 70-30 का आंकड़ा हो सकता है। जो 150 का आंकड़ा है यानी कि 150 का क्वेश्चन है वो 70-30 हो सकता है, चूँकि पिछले साल देखने को हम लोग को मिला था। तो इसलिए इस बेसिस पे तैयारी कीजिएगा कि कितने भी लेवल का पूछे हमारा एग्रीकल्चर, उसके साथ साथ जो अदर पोर्शन है वो मजबूत होना चाहिए। देखिए अब सवाल ये आ जाता है कि बहुत से बच्चे के दिमाग में ये होते हैं कि मान लीजिए हमने मेंस एग्ज़ाम दिया। देखिए इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए 3 प्रोसेस है। पहला आप प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, फिर आपके पास जीमेल पे मैसेज आएगा, आप जीमेल पे मैसेज आएगा, फिर आपके लिए बताया जाएगा कि आपका सेंट्रल कहाँ दिया जाएगा। अब जब मेंस एग्ज़ाम आप पास करते हैं तो एक पर्सनल इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के दौरान डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिसिन, ये सारे हो जाते हैं, तो फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाता है। अब आफ्टर सिलेक्शन आपके मन में क्वेश्चन ये होता है कि चलिए अब सिलेक्शन कर लेंगे तो उसके प्रोसीजर क्या होगा आगे का। देखिए पे स्केल का अगर बात करें तो ये 37,000 से स्टार्ट होता है और 70,000 तक होता है। सॉरी यहाँ सब एक और जीरो बैठा लीजिएगा, यानी कि 70,000 तक इसका सैलरी मतलब आप देखने को मिलता है। ट्रेनिंग पीरियड, हाँ ट्रेनिंग पीरियड होता है, 1 साल के लिए ट्रेनिंग पीरियड होता है। जब ट्रेनिंग पीरियड होगा तो आपको कॉम्पेंसन कितना मिलेगा, 33,000 पर मंथ आपको कॉम्पेंसन मिलने वाला है। उसके बाद सर्विस बॉन्ड, इसमें बॉन्ड भी बनता है। देखिए बहुत सारे बच्चे के क्वेश्चन ये रहते हैं कि बॉन्ड किस तरह बनाना होता है या बॉन्ड कैसे बनता है। देखिए इसमें बॉन्ड क्या बनता है, अगर आप जनरल या ओबीसी से है तो आपको 80,000 रुपये देना पड़ेगा। एक बॉन्ड की तरफ पे साइन एग्रीमेंट करना पड़ेगा। अगर आप SC ST से है तो आपको 20,000। अब ये बॉन्ड क्या होता है, देखिए जब आप ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे 1 साल तो 33,000 का मंथली मिलेगा, ठीक है। और जब बॉन्ड बनाएंगे तो ये 3 साल का बॉन्ड होता है, यानी कि 3 साल का इफ़को एक बॉन्ड बनाती है आपके साथ, जब जो भी सेलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं कि 3 साल तक आप इस कंपनी को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हैं। इन बिटवीन जैसे बहुत से बच्चे होते हैं कि जब इफ़को उनका क्वालिफाई हो जाता है, अगर मान लीजिए कि फिर AF हो जाता है तो इफ़को छोड़ देते हैं। तो इफ़को मतलब इफ़को का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग क्या करते हैं कि बॉन्ड बनवा लेते हैं। अगर इन बिटवीन आप छोड़ के जाते हैं तो आपका जो 80,000 का बॉन्ड है वो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप 3 साल रह जाते हैं तो जो चौथा साल स्टार्ट हो जाएगा तो आपको 80,000 रिटर्न कर दिया जाएगा। वो रखेगा नहीं, इफ़को रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर 3 साल के बीच में आप अपने मतलब ये जॉब छोड़कर आप कहीं जाते हैं तो 80,000 नहीं मिलेगा। अगर SC ST स्टूडेंट है तो उनको 20,000 रुपया ये नहीं मिलने वाला है। बस यही है, डेट्स ऑल, और दूसरा कुछ नहीं है। इस वीडियो में हम देख लिए कि किस तरह एग्जाम प्रोसेस होने वाला है, कौन कौन टॉपिक्स आया है, कौन कौन मतलब क्या क्या सिलेबस है। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और वो टॉपिक पढ़ लीजिएगा। जैसे हमने प्लांट पैथोलॉजी बताया तो पैथोलॉजी सारा रिवीजन करना है। ऐसा नहीं है जो टॉपिक से क्वेश्चन आया उसी को रिवीजन करना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इस जो पिछले साल पूछा गया था इस साल भी पूछा जाएगा। तो इस तरह आप ध्यान में रखिएगा और उसके साथ तब रिवीजन कीजिएगा। देखिए छोटा सा रिकैप देख लेते हैं कि जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो कैसा था। इसमें सिलेक्शन का प्रोसीजर प्री था, मेंस था, इंटरव्यू था। प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री आप जब क्वालिफाई करते थे मेंस के लिए एलिजिबल होते हैं, मेंस एग्जाम क्वालिफाई करते थे इंटरव्यू के लिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिसिन होता है, मेडिकल जांच होता है।
तो प्री एग्ज़ाम जो बच्चे दिए होंगे उनको फिर से कंग्रेचुलेसन, मतलब बहुत बहुत बधाई हो, आप प्री पास कर गए। उसके बाद आप मेंस में आपके पास 15 से 20 दिन बचे हुए हैं, तो आप लोग मतलब थोड़ा भी मतलब ये नहीं करना है, कटौती नहीं करना है पढ़ाई में, पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, जारी रखें। बाकी जो भी अपडेट आएगा इफ़को के द्वारा या किसी भी एग्ज़ाम के द्वारा, तो हम आपको इस चैनल पे आपको देखने को मिल जाता है। बाकी आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसके इफ़को के रिलेटिव या अदर कोई भी एग्ज़ाम के रिलेटिव मद्दे देखते हुए उसमें हम MCQ कराते हैं। तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं और हमारे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन होगा उसमें आप मतलब एक कॉन्फिडेंस आएगा। एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे क्वेश्चन देखेंगे कि पहले प्रैक्टिस किया हुआ है, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और अपना सिलेक्शन को बूस्ट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।